नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नव एकेडमी पर। मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं। और अब हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। जी हाँ, ये एक एक्सरसाइज पेंडिंग था जिसे आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं और इसके बाद इसका प्रॉब्लम सेट देखेंगे और चैप्टर 2 हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। भाई सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आ जाता है कि इरैशनल नंबर के बारे में आप क्या जानते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले 2.1, 2.3, 4 और 5 पढ़ा ही दिया है, तो आप ऑलरेडी बच्चों इरैशनल नंबर जानते हो। फिर भी थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये कुछ एग्जाम्पल है इरैशनल के, जैसे √2, √3। अगर इसका हम रूट निकालने चाहें तो इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो a number whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring is irrational। तो ये तो आप जानते हैं फिलहाल, लेकिन irrational नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। भाई पहली प्रॉपर्टी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। क्या मतलब होता है इसका? जैसे रैशनल नंबर का मतलब समझो बच्चों आपने ले लिया 3 और इरैशनल का मतलब समझो आपने ले लिया √3। तो प्रॉपर्टी कहता है कि आप इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक सेड्स नहीं है, ठीक है, नहीं ऐड कर सकते। बस इनका टोटल वैल्यू क्या हुआ? अगर किसी सम में आपको एक रैशनल और एक इरैशनल दिख रहा है तो जो टोटल वैल्यू है ना बच्चों, उस टोटल वैल्यू को हम कहेंगे कि वो इरैशनल है। अगर रैशनल नंबर अकेले होता तो बात अलग होती, बट अगर वो किसी के साथ ऐड है या किसी के साथ सब्ट्रैक्ट है तो इस पेयर को हम इरैशनल नंबर ही कहेंगे। ये पहला प्रॉपर्टी हमें बताता है, ठीक है। तो आइए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वो मल्टीप्लिकेशन से रिगार्डिंग है। क्या कहता है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवीजन कर दें किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर का, नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब वो सारे रैशनल नंबर जो जीरो ना हो, और इरैशनल नंबर तो वो भी एक वो होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3√2 तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है तो ये भी इरैशनल नंबर हुआ। 5√5 इरैशनल नंबर हुआ। तो अगर किसी रैशनल नंबर के साथ कोई इरैशनल नंबर मल्टीप्लाइड हो या डिवाइड हो तो वो जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों वो भी एक इरैशनल नंबर होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। मतलब ये प्रॉपर्टी एक्चुअली सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कि इरैशनल नंबर कब कब होता है ये। तो यहां पर जो आपने प्रॉपर्टी देखी दोनों में एक रैशनल और एक इरैशनल था। क्या होगा जब दोनों इरैशनल हो? तो तीसरी प्रॉपर्टी उसी के रिगार्डिंग है बच्चों कि अगर कोई दो इरैशनल नंबर हैं, देखिए ध्यान से, अगर कोई दो इरैशनल नंबर्स हैं, 2 इरैशनल नंबर्स हैं, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये इरैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे बच्चों √5 इंटू √5 अगर आप करेंगे तो दोनों इरैशनल हैं, लेकिन आपको पता है ना आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 इंटू 5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, यानी कि फाइनली क्या आ रहा है आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही लेकिन अगर √5 इंटू √2 मैं कर दूं तो इसका जो रिजल्ट होगा उसका हम लोग फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते, मतलब आंसर इरैशनल होगा। मतलब आपने दो केसेस देखे कि भाई जो फाइनल आंसर था एक केस में आ गया था जिसमें सॉल्व हो गया तो रैशनल था, जिसमें अनसॉल्व ही रह गया वो इरैशनल हो गया। तो ये है आपके तीन प्रॉपर्टीज जिसमें एक में दोनों प्रॉपर्टी में एक रैशनल और एक इरैशनल था। पहली प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस हुआ, दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कस हुआ। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखा जिसमें दोनों इरैशनल था और कहता है कि उसका फाइनल आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत ही होगी इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो देखिए पहला ही सम है। अब आप देखिए ये 4√2 दिख रहा है बच्चों। जैसा कि हमने सीख लिया है अभी अभी कि अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है, जैसे यहाँ पे 4√2 है,
तो अगर एक रैशनल है और एक इरैशनल है तो फाइनल प्रोडक्ट वो इरैशनल है बच्चों, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसी चीज को आप प्रूव करो। तो दरअसल इसको प्रूव करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। जब कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है तो उसके लिए हम एक इनडायरेक्ट मेथड लेंगे। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है बच्चों, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे दें। तो सिंपल सा एग्जांपल दे दें, समझो आपके घर में ही अगर आपको मम्मी ने गरम गरम रोटीज आपको दे दी है, बहुत ही हॉट रोटी है, लेकिन उसने कहा कि देखो बच्चा इसको टच मत करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। आपने कहा कि प्रूव करो ये गर्म है, तो मम्मा ने कहा ठीक है, तुझे बिलीव नहीं हो रहा है तो तू इसको टच कर। तो आपने उसको टच किया ये सोचकर कि ये ठंडा होगा। आपने अज्यूम किया कि अरे यार ये तो ठंडा ही है, चलो मैं टच करता हूं। तो आपने ठंडा समझ के इसको टच किया, लेकिन जैसे ही टच किया वो तो गर्म निकला, आपका हाथ थोड़ा सा जल गया। तब आपने एग्री कर लिया कि अरे मम्मी ही सही कह रही थी, ये दरअसल हॉट है, ये गर्म है। तो मम्मी ने कौन सा मेथड लिया बच्चों, मम्मी ने इनडायरेक्ट मेथड किया और आपकी बातों में आ गई। वो बोले कि चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ये गर्म नहीं है। तो वैसे ही बच्चों जब ये प्रूव करने के लिए कह रहा है कि प्रूव करो कि ये इररेशनल है, तो इसका मतलब वो ये मान नहीं रहा है कि ये इररेशनल है, तो हम ही उसकी बात मान लेंगे। हम कहेंगे कि चलो हम मान लेते हैं कि 4√2 एक रैशनल नंबर है। तो इसी मेथड के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। कैसे, देखिए बड़ा ही प्यारा सम है, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सिंपल शब्दों में समझा सकूं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ले लेंगे लेट अस अज्यूम दैट 4√2 इज ए रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे। ठीक उसके ऑपोजिट से देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था कि प्रूव करिए इररेशनल, और हमने क्या कंसीडर कर लिया है, रैशनल नंबर कंसीडर कर दिया। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं। तो जब वो रैशनल नंबर है तब हम कैसे उसको प्रूव करेंगे, देखिए रैशनल नंबर बोलते हैं किसको है बच्चों, रैशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। मतलब 4√2 का कोई तो आंसर होगा जिसका फाइनल आंसर P/Q होगा, और तो हम वो काम कर लेते हैं कि एक अज्यूम कर लेते हैं P और Q, ठीक है, ऐसा कोई P और Q एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको हम 4√2 के इक्वल में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q ये फाइनल आंसर है बच्चों। जरा इसको ऑब्जर्व करिए, व्हाट डू आई मीन टू से हियर। जब मैंने बच्चों 4√2 इज इक्वल टू P/Q किए, तो जब कोई चीज इक्वल है ना बच्चों तो उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ होती है। तो P और Q तो हमने अज्यूम ही किया, हमने लिया ही है रैशनल नंबर के डेफिनेशन से, हमने P और Q लिया है। आप चाहे तो A भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब √2 इज इक्वल टू P/4Q होना चाहिए ना। ये 4 यहां पे जाके डिवाइड हो सकता है, देखिए किस तरह से, कुछ ऐसे देखिए, इसका मतलब √2 इज इक्वल टू P/4Q होना चाहिए। अब एक बात है बच्चों, आप ये चीज कंफर्म जानते हो कि √2 एक इररेशनल नंबर है, और आप ये भी जानते हो कि मैंने ये रैशनल नंबर लिया था, 4 भी रैशनल नंबर था। मतलब हम ये तो श्योर हैं कि ये रैशनल है, हम ये भी श्योर हैं कि ये इररेशनल है। ध्यान रख देना, इसके बारे में हमें डाउट था कि ये टोटल वैल्यू रैशनल है कि इररेशनल, नहीं पता। लेकिन जब हम रैशनल अज्यूम करके इस स्टेप को कर रहे हैं तो इसका राइट साइड कंफर्म है बच्चों कि रैशनल है, क्योंकि उसमें P भी रैशनल था, Q भी रैशनल था, इंटीजर था, 4 भी इंटीजर था। तो वो तो इररेशनल है और ये इररेशनल है, ये कंफर्म है। लेकिन यही एक प्रॉब्लम है, कैसे समझिए। देखिए, बट P/Q इज रैशनल नंबर, इसका मतलब P/4Q इज ऑल्सो रैशनल नंबर, लेकिन √2 तो इररेशनल है। ठीक है, हमने ये बता दिया बच्चों कि P/Q इज रैशनल, और हम बोल रहे हैं कि बट √2 इज इररेशनल, ये वाला प्रॉपर्टी इररेशनल है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इसका यही मतलब हुआ।
है ना। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि कभी भी रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वी आर गेटिंग इरैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जैसा हम जानते हैं वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। जब ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, जब ये स्टेप सही नहीं है, इसका मतलब फिर ये स्टेप भी सही नहीं होगा। जब ये स्टेप सही नहीं होगा, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो भी सही नहीं होगा। हमने क्या अज्यूम किया था कि वो रैशनल है, जब वो सही नहीं है तो इसका मतलब वो इरैशनल होगा। यही बातें हैं जो अब हम आगे बता देंगे कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका मतलब आवर अजम्पशन दैट 4√2 इज रैशनल इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन जब रॉन्ग है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन था कि 4√2 इज एन इरैशनल नंबर, वही सच है। तो भाई मुझे पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको काफी तकलीफ हुई भी होगी, बड़ा वर्डिंग्स इसमें बहुत सारे हैं, पर अब यकीन मानिए दूसरे तीसरे सम तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसा ही एक सेम सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए जल्दी से देख लेते हैं। अब बस वहां पे 4√2 की बजाय बच्चों प्लस में एक नंबर है 3 + √5, और 3 + √5 को हम क्या करेंगे, जैसा मेथड था इनडायरेक्ट, चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यह रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो इसको बोलते हैं। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ p एंड q सच दैट क्या हमारा 3 + √5 इज इक्वल टू p/q। तो जब ये इक्वल टू p/q है, इसका मतलब √5 इज इक्वल टू p/q -3, है ना। पिछली बार क्या था, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में था तो डिवाइड हो गया, इस बार ये प्लस फॉर्मेट में है तो इस साइड ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात हो गई बच्चों, ये तो रैशनल है, ये इरैशनल है। इस बात को हम धीरे धीरे समझा देते हैं। मतलब हम कहेंगे कि भैया सिंस p/q इज अ रैशनल, therefore p/q -3 is also rational, but √5 is irrational. We are getting irrational number is equal to rational number, but that is contradictory. ठीक है, that is contradictory. So इसका मतलब ये हुआ कि हमारा assumption that 3 + √5 is rational is wrong, and hence prove हो गया कि 3 + √5 is an irrational number. ओ, तो आपको वर्डिंग्स कैचअप हो गया होगा। चलिए, एक सम है जो प्रॉब्लम सेट में है, प्रॉब्लम सेट नंबर में 4th सम है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को, तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम सेट में एक 4th सम है बच्चों, जो बिल्कुल इसके जैसा ही है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि शो दैट 5 + √7 इज एन इरैशनल नंबर। तो बिल्कुल वही इनडायरेक्ट मेथड लेना है आपको। आपको करना क्या है, आपको पहले बोलना है कि 5 + √7 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है वो आप बता देंगे, वैसे इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हमारे पास एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होगा p और q, जो कि एग्जिस्ट करेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि देयर विल एग्जिस्ट अ नंबर p एंड q सच दैट कि 5 + √7 इज इक्वल टू p/q। करेक्ट है ना बच्चों, आप ऐसा कर पाओगे। देखिए आप, मैं बोलूंगा कि आप इसको देख के फिर बाद में आप खुद से ट्राई करिए। यानी आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि 5 + √7 इज इक्वल टू p/q। ठीक है ना, आप इसको खुद से ट्राई करना है वैसे आपको तो, लेकिन आप क्या लिखोगे फिर, इसका मतलब √7 इज इक्वल टू p/q राइट -5, इसका ये मतलब होगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो रैशनल है, ये इरैशनल है, रैशनल और इरैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, मतलब हमारा ये वाला जो है वही सही था। तो मेथड तो आपने पिछले वाले स्लाइड में आपने देख ही लिया है। ये सम को बच्चों आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं। चलिए
जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सम, और ये थोड़ा स्टैंडर्ड 8 से होकर आता है। रिप्रेजेंट द नंबर √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। तो बच्चों नंबर लाइन के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो। सपोज नंबर लाइन कैसे होगा, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं पहले। तो नंबर लाइन के बारे में आपको आइडिया तो है ही कि अगर एक इस तरह से एक लाइन है और उसमें यहाँ पे 0 हो गया, अगर आपको कह दिया कि भाई कोई 1 2 3 4, तो ये आप बड़े इजीली दिखा लोगे नंबर पे, राइट। ये हो गया नॉर्मल इंटीजर्स दिखा देना, ठीक है। अगर आपको बोला गया कि आप 1/2 3/2 ऐसा कुछ शो करो, तो आप क्या करोगे, हर एक नंबर को 2 से डिवाइड कर दोगे और आप उन नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो ये जो वैल्यू होता है ये 1 हो जाता है क्योंकि 2 कैंसिल हो जाता है, ये वैल्यू 2 हो जाता है, ये वैल्यू 1 हो जाता है। अब याद होगा आपको, आपने 8th में देखा हुआ है ये सब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो यहां पर आपने, अगर आपको समझो कि इसी पर ही आपको 3/5 दिखाना हो, तो आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग से 1/5 2/5 3/5 4/5 और फिर जाके 5/5 दिखा पाते हो। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है उसको तो हम रैशनल कहते हैं, राइट। तो रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं ये आप जानते हो, वो आप इजीली दिखा सकते हो। लेकिन जैसे कि अब यहां पर हमारा सम कह रहा है कि हमें इररैशनल नंबर दिखाना है बच्चों, है ना। √5 और √10 क्या है, वो एक इररैशनल नंबर है। तो उसके लिए ना हमें एक काम करना होगा। हम क्या करेंगे ना, पाइथागोरस साहब की हेल्प ले लेंगे। हम क्या करेंगे, समझो यहां पे हमने 0 कंसीडर कर लिया, यहाँ पे 1 कंसीडर कर लिया, यहाँ पे 2 कंसीडर कर लिया, यहाँ पे 3 कंसीडर कर लिया। हम क्या करेंगे ना, इसको ऐसे बेस ले लेंगे, बेस यानी 2 और ये 1। क्यों ऐसा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आपने पाइथागोरस के रूल के बारे में तो सुना ही है। पाइथागोरस रूल कब लगता है बच्चों, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट। तो सपोज अगर इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 1 है, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सपोज ये x है, हाँ, तो पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 और 1 5 हो गया। इसका मतलब आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मिल गया। तो x का वैल्यू कितना हुआ, √5। तो इसका वैल्यू √5 हो जाएगा ना बच्चों। 9th में दरअसल आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा ना देखिए ऐसा नंबर मिलेगा, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, लाइक दैट। तो आपको ना 9th में कैसा मिलेगा पता है, 9th में आपको ना नॉर्मली वही नंबर मिलेंगे जो इनसे एक ज्यादा होगा। जैसे आपको √2 मिल सकता है, आपको 4 + 1 5 √5 मिल सकता है, 9 + 1 10 √10 मिल सकता है, 16 + 1 यानी कि √17 मिल सकता है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको नंबर लाइन पे दिखाना होगा। तो इसको हम पाइथागोरस के हेल्प से बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले ना एक काम करता हूं, आपको पहले वीडियो दिखा देता हूं कि आखिर ये √5 और √10 कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पर। फिर वापस आते हैं इस वीडियो पर और इस पीपीटी पर और देखेंगे कि क्यों वो सही था, उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं वो वीडियो। तो बच्चों जैसा कि आप देख चुके हो, आपको इसमें सीखना है √5 और √10। तो पावर पॉइंट में आप इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा बच्चों इस तरह से, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब लाइन ड्रॉ कर दिया ना बच्चों, तो आप क्या करो ना, स्केल के हेल्प से ही इसमें आप बस आसानी से कुछ टिक कर डालो, 1
2 3 4 5। देखो मैं 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। देखो मैं 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब मैं कहीं पे तो 0 लिख लेता हूँ। ये लिया मैंने 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये -1। तो मैंने 2-2 के गैप पे ले लिया बच्चों। अब क्या करना है, ये 2 पर मैं आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पहले √5 बनाना है। तो मैं 2 पर रखूँगा प्रोट्रैक्टर और ये 90 डिग्री का बना दूँगा मैं यहाँ पर। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री पर मैं इस तरह से एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये 90 डिग्री पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पे 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट के लिए क्या करूँगा कि मैं इसको मेजर कर लेता हूँ ना, मेरा 1 यूनिट है कितना। तो 1 यूनिट था मेरा ये, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर का था। तो ये 1 यूनिट पे मैं यहाँ पर एक बार इस तरह से कट कर देता हूँ। तो ये मेरा 1 यूनिट हो गया बच्चों, 1 यूनिट, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा 1 यूनिट है। अब बस आपका आखिरी काम है, इसको आप थोड़ा बड़ा करिए। और कितना बड़ा करेंगे आप, 0 पर आप रखेंगे और 1 पर आप रख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, जो आंसर आएगा बच्चों वो रहेगा √5। तो मैं इस तरह से इसको लैंडिंग करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका लैंडिंग हो गया और जहाँ पे लैंडिंग हो गया वो है √5, ठीक है। और बस इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। आपने ऑलरेडी पावर पॉइंट में सीख लिया है बच्चों कि √5 क्यों होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका आप नाम भी दे सकते हो। इसका नाम है O, इसका नाम दे देता हूँ मैं A, इसका नाम दे देता हूँ B और जहाँ पे लैंड हुआ है उसका नाम दे देता हूँ C। तो ये हो गया √5। अब बच्चों √10 बनाना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। √10 के लिए मैं फिर से वही काम करूँगा। एक स्केल से मैं सीधा लाइन खींच दूँगा मैं इस तरह से। ये मैंने खींच दिया स्केल से सीधा लाइन, ठीक है, लाइन खींच दिया। फिर मैं उसी तरीके से 2-2 के गैप पर अपने पॉइंट्स ले लूँगा, ले लेता हूँ मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप जितने मर्जी उतना ले सकते हो। कहीं से तो 0 की शुरुआत करनी होगी। चलो मैं यहाँ से कर देता हूँ, -1 -2 1 2 3 4। क्या काम करना रहेगा बच्चों, इस बार √10 बनाना है, ठीक है। पहला वाला √5 था, दूसरा वाला √10 है। तो √10 के लिए मुझे 3 पर 90 डिग्री बनाना है। तो ये मैं यहाँ पर ले लूँगा 90 डिग्री। ये मैंने पॉइंट शो कर दिया और अब जल्दी से मैं इसे मैच कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया मैच, ये हो गया 90 डिग्री। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर 1 यूनिट लेना है, तो काम वही करूँगा मैं देखूँगा कि मेरा 1 यूनिट है कितना। तो मेरा 1 यूनिट है इतना, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। ये मैंने ले लिया और मैं 2 सेंटीमीटर पे कट कर दूँगा इस तरह से। तो ये मेरा हो गया 1 यूनिट। और अब मेरा लास्ट काम होगा। लास्ट काम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का मैं देख लूँगा कि रेडियस कितना है, कहाँ, 0 से। ध्यान रखना हर बार आपको 0 से ही कट करना है। तो ये मैं गया यहाँ पर, ये मिल गया मुझे रेडियस इसका। और बस ये जो आ गया है ना बच्चों 1 पे रख कर, अब मैं इसकी मदद से ये लैंडिंग कर दिया मैंने। तो जहाँ पे लैंडिंग हो गया वो है हो गया हमारा √10। तो इसका भी नाम हम लोग दे देते हैं। नाम किस तरह से दे देंगे हम लोग, देखिए एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नाम हम दे देंगे O, जैसा कि पावर पॉइंट में उससे अलग ना होने पाए। तो ये O हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया और जो लैंडिंग किया बच्चों उसका नाम Q हो गया। और आप इसको जिस तरह से कर देंगे, मैच कर देंगे O से, इसका मेजरमेंट रहेगा √10 और इसका आंसर जो हो गया ये √10 है। तो इस तरह से हम रूट्स वालों को नंबर शो करते हैं। इसके बारे में जो प्रेजेंटेशन है, जो रीज़न था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए वापस बढ़ते हैं पावर पॉइंट की तरफ। हाँ तो बच्चों, अब आपने वीडियो देखकर ये तो समझ लिया कि √5 और √10 नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। अब उसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। देखिए आपने फिगर कुछ इस तरह का देखा। लॉजिक ये है कि हम नंबर लाइन पर 2 पर एक पॉइंट दिखा देते हैं। कैसे होता है, क्या वर्क करता है, दरअसल सारी खासियत इस ट्राइंगल की है। तो ट्राइंगल में OAB 90 डिग्री था, 90 डिग्री था तो पाइथागोरस लगा दिया, तो ये आ गया 4 + 1 5, इसलिए OB का वैल्यू हुआ √5। तो जब OB का वैल्यू √5 हो गया बच्चों,
तो बस उसी √5 को हमने यहाँ पे लैंडिंग करा दी, तो नीचे जो वैल्यू आ गया ये √5 हो गया। जो वीडियो में आपने देखा बड़े आसानी से कैसे बन गया। इसका एक्सप्लेनेशन लिखना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर 3 से 4 मार्क के लिए आ गया और आपने सिर्फ फिगर बना दिया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया √5 के लिए एक्सप्लेनेशन। सिंपली आप बता दीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग गया है, ठीक है। और ऐसे ही आप √10 के बारे में बता देंगे। पहले आप फिगर बना लेना, फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप लिख देना, ठीक है। देखिए इस तरह से आपने पाइथागोरस थ्योरम बता दिया ट्रायंगल OPR में, और आपका काम यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। दैट्स इट, इजी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा सम है। वो कहता है कि राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो, जैसे कि ये है 0.3 और -0.5। अब बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप ना 5 और 10 के बीच में कोई भी 3 नंबर बता दो, तो आप क्या बता दोगे? आप 6 भी बता सकते हो, 7 भी बता सकते हो, 8 भी बता सकते हो, 9 भी बता सकते हो। बट अगर यही क्वेश्चन मैंने उल्टा पूछा, तो मैंने पूछा कि 10 और 5 के बीच में 3 डिजिट्स बता दो, तब आप क्या करोगे? तभी भी आप क्या करोगे? 5 और 10 के बीच बोल रहे हैं ना, तो आप छोटे नंबर को आइडेंटिफाई करोगे। छोटा नंबर है 5, तो 5 से बड़ा है 6, उससे बड़ा है 7, उससे बड़ा है 8, उससे बड़ा है 9। आंसर वही आएगा बच्चों। यानी कभी भी 2 डिजिट्स के बीच में अगर हमें नंबर आइडेंटिफाई करना है तो हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ना होता है, यानी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। करेक्ट है बच्चों? तो उसी हिसाब से चलिए आइडेंटिफाई करिए कि 0.3 और -0.5 में कौन छोटा है। ऑब्वियसली पहले हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो -0.5 है वो छोटा है 0.3 से, और फिर -0.5 से 0.3 के बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर है भाई, -0.4, -0.3, -0.2, इस तरह से आप बहुत सारे नंबर देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 3 ही लिखो, तो हम कोई 3 ढूंढ के लिख देते हैं। वो मैंने लिखा इस तरह से -0.4, 0.3 और 0.2, कोई भी 3 नंबर उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये तो थोड़ा इजी एग्जांपल था। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, -2.3 और -2.30। तो बच्चों 2.3 का मतलब हम लोग 2.30 समझ सकते हैं। 30 का मतलब 30। तो 30 और 33 के बीच में केवल 31 और 32 दो ही नंबर आता है। तो 2 डिजिट का बना के कुछ फायदा नहीं, तो हम इसको 3 डिजिट्स का बना देंगे डेसिमल के बाद, कुछ इस तरह से -2.300, -2.330। तो अब क्या हो गया ना बच्चों, अब आपके पास ना इसका जो क्या बोलते हैं, जो गैप है वो लंबा हो गया। 300 से 330 के बीच में बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि इसको पहचानिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। आप नेगेटिव नंबर्स के बारे में तो जानते हैं, नेगेटिव में जो बड़ा दिखता है दरअसल वो छोटा होता है। तो -330 ये क्या बोलते हैं, ये छोटा है और 300 बड़ा है। तो हमें इसके बीच में कैसे लिखना होगा? 329, 28 कैसे कैसे लिखेंगे वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन छोटा है। -2.330 छोटा है, इसका मतलब हम उसके बीच में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं भाई, उससे छोटा, उससे बड़ा 329, उससे बड़ा 328, 327, ऐसे करते करते हम 300 तक पहुंच सकते हैं। हमें तो कोई भी 3 लिखना है, तो उसके बीच में जितनी संभावनाएं हैं, करीब 30 संभावनाएं हैं, 30 में से कोई भी 3 चुन के लिखना है। वो मैंने लिख डाला एक रैंडमली। मैंने एक बार 29 ले लिया है, फिर मैंने एक बार 20 ले लिया है, मैंने 310 ले लिया है। 300 से लेकर 330 के बीच में जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकता था वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों, ठीक है। सो इजी था ये भी सम। ओके, अब देखिए इसका थर्ड, ये रहा हमारा थर्ड 5.2, 5.3। तो 2 और 3 के बीच में तो हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, इसको 2 डिजिट का बना देते हैं, 5.20 और 5.30, क्योंकि डेसिमल के बाद हम कितना भी 0 लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि 5.20 छोटा है, तो इसके बीच में हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। कोई भी 3 उठा के हम यहाँ पे आंसर में डाल देते हैं।
5.22, 24, 26। इजी। अब ये देखिए -4.5, -4.6, बस 2 डिजिट का बना देते हैं, ठीक है, एक जीरो लगा के। अब 50 से 60 के बीच में तो भाई 10 नंबर्स होते हैं, छोटा कौन है -4.60, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे, कोई भी 3 उठा के लिखना है वो हम लिख देते हैं, और इस तरह से इसके 3 नंबर्स आ सकते हैं। तो भाई ये जो 2.2 था, इसीलिए मैंने इसको आखिर में लिया कि इसमें लिखने का काम बहुत ज़्यादा था। याद करिए क्या क्या सम थे। आपने फर्स्ट सम देखा जहां पर आपको इर्रेशनल प्रूफ करना था, 2 सम थे, एक हमने प्रॉब्लम सेट से भी उठा लिया, 3 सम कर लिया। तीसरा सम था आपको √5 और √10 नंबर लाइन पे दिखाना था, और एक ये लास्ट टाइप था जिसमें आपको बीच के 3 रैशनल नंबर्स लिखने थे। उम्मीद है आपको 2.2 समझ में आया होगा। आया है तो भाई लाइक करिए, लोगों को भी बताइए। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।